हेलो गाइस, ये देखिए MHE 7 का क्वेश्चन पेपर जहाँ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन में एक पैसेज आया हुआ है हेनरी ड्रोजो की पोएम से। ये देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन पेपर जहाँ हेनरी ड्रोजो की पोएम से क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन पेपर जहाँ हेनरी ड्रोजो की हाफ ऑफ माई कंट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखा दोस्तों आपने, हेनरी ड्रोजो की पोएम से कई बार पैसेजेस पूछे जाते हैं, तो हेनरी ड्रोजो की पोएम्स को MHE 7 के लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। हेलो गाइस, मैं हूं मोनिका और ये है स्टडी विला, जहां हम आपके लिए एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते हैं ताकि आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से हो सके। सबसे पहले थैंक्स उन लोगों का जो मुझे सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो है MHE 7 के मोस्ट ड्रेडफुल पार्ट पर, यानी पोएट्री सेक्शन पर। पोएट्री सेक्शन से जनरली सब लोग घबराते हैं, मगर ये इतना भी टफ नहीं होता है। अगर आप भी पोएट्री सेक्शन को लेकर वरिड हैं तो चैनल पर आपके लिए पहले से एक वीडियो है जिसमें आप ये जान सकते हैं कि आपको पोएट्री सेक्शन कैसे प्रिपेयर करना है, उसे चेकआउट कर लीजिए। पोएट्री सेक्शन को प्रिपेयर करते समय हेनरी ड्रोजो के पोएम्स को मिस ना करें। दिस वीडियो इज ऑन द इम्पॉर्टेंट एंड ईजी पोएम ऑफ हेनरी ड्रोजो, हाफ ऑफ माई कंट्री। दोस्तों, ऐसी और टॉपिक्स पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपका कोई अपडेट मिस ना हो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले दोस्तों मिलते हैं हेनरी ड्रोजो से। वैसे हाफ ऑफ माई कंट्री यानी भारत की वीणा हेनरी ड्रोजो की पैट्रियोटिक पोएम है, जिसमें उन्होंने हमारे देश के यशस्वी और ग्लोरियस पास्ट की ट्रिब्यूट पे किया है। इस पोएम में उन्होंने ब्रिटिश सुप्रीमेसी की वजह से जो आर्ट का डिक्लाइन हुआ उस पर गुस्सा जाहिर किया है। जानते हैं हेनरी ड्रोजो को? आपको नाम से लगेगा ये कोई परदेसी हैं, मगर ये एक एंग्लो इंडियन थे। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ। इनके पिता इंडो पोर्चुगीज थे और मदर इंग्लिश। इनमें भले ही इंडियन ब्लड कम हो, मगर इनकी अपब्रिंगिंग ग्रेटली इंडियन थी। ड्रोजो को इंडिया का फर्स्ट इंडियन मॉडर्न पोएट माना जाता है जिन्होंने इंग्लिश में लिखा। इनका पोएटिक करियर बेहद छोटा था बिकॉज ऑफ हिज प्रीमेच्योर डेथ एट द एज ऑफ 23। इनके छोटे जीवन काल में इन्होंने कई बड़े कार्य किए। कोलकाता के हिंदू कॉलेज में ये हेडमास्टर थे। ही ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन बंगाल रेनेसां मूवमेंट, प्रमोटेड वेस्टर्न लर्निंग इन साइंस। His notable works were Fakir of Jangira, Poem to India My Native Land and Half of My Country। आइए अब जानते हैं पोएम हाफ ऑफ माई कंट्री के बारे में। पोएम हाफ ऑफ माई कंट्री में पोएट जो अपने देश को बहुत प्यार करता है, वो दुख मना रहा है देश के कल्चर ट्रेडिशन के खो जाने का, ब्रिटिश राज के दौरान कहीं उसका लुप्त हो जाने का। पोएट ने अपने पोएटिक अंदाज से देश के ओल्ड राइटर्स को ट्रिब्यूट पे किया है जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। पोएम एक सोनेट है, यानी 14 लाइन्स का एक पैटर्न, जिसमें पहला पार्ट 8 लाइन्स का एक ऑक्टेव है और सेकंड पार्ट सेस्टेट है, यानी 6 लाइन का स्टैंजा। वैसे ये सोनेट ट्रेडिशनल सोनेट से कुछ अलग है। इसमें इन्होंने पहले पार्ट में प्रॉब्लम बताकर सेकंड पार्ट में सोल्यूशन बताया है। अब जानते हैं समरी पार्ट बाय पार्ट। पोएट पहले पार्ट की शुरुआत करता है एक रिटोरिकल क्वेश्चन से, यानी एक ऐसा सवाल जिसका जवाब ना हो, कि हमारे देश का ट्रेडिशन एक बिना स्ट्रिंग के हार्प यानी वीणा की तरह सूखे लाइफलेस ट्री पर क्यों लटक रहा है। यानी पोएट ये कहना चाहता है कि इंडिया की पोएट्री ब्रिटिश डोमिनेशन के कारण ऑलमोस्ट निग्लेक्टेड है, डेड है। वो याद करता है कि किस तरह पहले देश में गीत और पोएट्री लिखी जाती थी, पर अब नहीं, क्योंकि अब की सिचुएशन पोएट्स को इंस्पायर नहीं कर पा रही है और पोएट्स अब म्यूट हैं। आर्ट ऑफ पोएट्री लाइज साइलेंट एंड निग्लेक्टेड लाइक एन अबैंडन्ड मॉन्यूमेंट, जैसे कोई खंडर हो। ब्रीज ब्लोज ओवर द ब्रोकन हार्प प्रोड्यूसिंग नो मेलोडी, यानी ब्रिटिश राज के माहौल में पोएट्स कुछ व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में पोएट दुखी है, मगर खत्म वो होप पर करता है। सेकेंड पार्ट में पोएट अपना फोकस शिफ्ट करता है हार्प से उन पोएट्स पर जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। ऑथर पॉइंट आउट करता है पुराने ज़माने के पोएट्स को जिन्होंने आउटस्टैंडिंग पोएट्री लिखी, जो अब डेड हैं, मगर उनकी पोएट्री से वो आज भी अलाइव और इमॉर्टल है। सेकेंड पार्ट में एक ऑप्टिमिज्म देखने को मिलता है। ऑथर को एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखती है कि फ्यूचर में इस हार्प को रिवाइव किया जा सकता है। ड्रोजो एबल पोएट से रिक्वेस्ट करता है टू राइज अप एंड सिंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। वो अपने दुख को कम जताकर एक मौका चाहता है टू रिवाइव द ओल्ड अनस्ट्रंग हार्प। जिस इंटेंसिटी से ऑथर ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की, विश्वास दिलाया कि हिज इंडिया विल वन डे रीगेन हर पास्ट ग्लोरी, इससे रीडर्स के मन में डाउट निकल जाता है दैट देयर इज ओनली वन थिंग फॉरेन अबाउट ड्रोजो एंड दैट इज हिज नेम। कुछ थीम्स को एड्रेस करते हैं। एक थीम जो मेजरली दिखती है दैट इज कॉलोनाइजेशन। पोएट ब्रिटिश राज का इम्पैक्ट दिखाता है ऑन लिटरेरी डेवलपमेंट particularly. He highlights importance of a culture that was lost because of colonization.
जो कॉलोनाइज्ड हैं उन्होंने कॉलोनाइजर्स को अडॉप्ट कर लिया है एंड उनकी आइडेंटिटी कहीं सप्रेस हो गई है। राइटर नॉस्टैल्जिक भी हो जाता है, वो याद करता है पिछले दिनों को जब इंडिया फुल ऑफ ग्लोरी था, उसका दुनिया में नाम था, मगर अब वो कम हो गया है। इस पोएम की पैट्रियोटिक थीम भी है, जहाँ राइटर की बर्निंग नेशनलिस्टिक ज़ील साफ दिखाई देती है। उस समय के उनकी क्लास के कई लोग वाइट मैन से एसोसिएट करते थे, मगर ड्रोजियो ने अपनी पैट्रियोटिक अट्रेंस से अपने ट्रू सन ऑफ सॉइल पर मोहर लगा दी। वे अपने आप को ओल्ड पोइट्स का सक्सेसर मानते थे जो अपने देश की खोई प्राइड को वापस लाएगा। इसी से ड्रोजियो ने लोगों का दिल जीत लिया था। अभी तक हमने देखा पोएम के लिटरल मीनिंग को, अब देखते हैं किस तरह ड्रोजियो ने लिटरेरी डिवाइसेस के थ्रू डीप एंड प्रोफाउंड मीनिंग एक्सप्रेस किया है। हार्प से उनका मतलब है इंडियन पोइट्स की आवाज़ जिसने स्वीट मेलोडी एंड पोएट्री प्रोड्यूस की। साइलेंस से उनका मतलब है डेथ ऑफ पोएट्री ऑफ दीज पोएट्स एज ब्रिटिश रिस्ट्रिक्टेड देम एंड मेड इट लुक लाइक अ रूइंड मॉन्यूमेंट। इस शब्द को उन्होंने पर्सोनिफाई किया है एज अ लेडी। विदर्ड बो एक मेटाफर है जो इंडिया की मिजरेबल कंडीशन को दर्शाता है। ड्रोजियो ने अपनी कला प्रदर्शित की है थ्रू बैलेंस्ड यूज ऑफ सिमिली, मेटाफर, personification as literary devices. This poem shows appropriate use of symbols and imagery. तो ये थी गाइस कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑन दिस टॉपिक। अगर आपका टाइम सेव हुआ हो तो डू सपोर्ट थ्रू योर लाइक एंड कमेंट्स। बाय फॉर नाउ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।